हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी और वापस आ गया हूं एक नए और पहले से भी ज़्यादा खौफनाक हॉरर एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक टूटे हुए राजमहल में मौत का साया मंडरा रहा था। राजकुमार एक आत्मा के शिकंजे में तड़प रहा था और एक रहस्यमयी लड़का कू चौन अपनी जान पर खेलकर उस आत्मा से आत्मा लोक में जाकर भिड़ता है। तालाब के गहरे पानी में डूबकर अपनी ही रस्सी के सहारे वह किसी तरह वापस लौट आता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है एक ऐसा सवाल जो पूरी रात किसी को सोने नहीं देता। अगर वह आत्मा सिर्फ एक दुखी रूह थी, तो उसके पीछे छुपा असली राज्य क्या है। आज के एपिसोड में हम उस राज की सबसे गहरी परत खोलने वाले हैं। ऐसी सच्चाइयां सामने आएंगी जो खुद राज परिवार की नींव हिला देंगी। धोखा, खून खराबा और एक ऐसी साजिश जिसका अंत किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अपनी सांसें रोक लो, क्योंकि आज की कहानी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2। दूसरी तरफ गू चौन आखिरकार उस भयानक आत्मा के साये से पूरी तरह आजाद हो चुका होता है। सांगांग उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है, लेकिन गू चौन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, बस थकान और एक सख्त सी दूरियां। वह सीधे लहजे में कहता है, ठीक है, मेरा काम अब खत्म हो गया है, तो अपने पिताजी से कहो कि मेरी विदाई का इंतजाम करें। यह सुनते ही सांगांग की सांसें रुक जाती हैं। वह हैरान रह जाती है कि गूचौन को उसकी असली पहचान का पता कैसे चल गया। गूचौन हल्की मुस्कुराहट के साथ समझाता है कि उसने यह सब पहले ही दिन भांप लिया था, जब उसने सांगांग का हाथ पकड़ा था। उसके अंदर बहता खून कोई मामूली खून नहीं था, वह राजसी खून था। इसीलिए जब आत्मा ने उसका खून देखा तो वह गुस्से से पागल हो गई थी। गूचौन यह भी बताता है कि असल में उसने सांगांग को जानबूझकर कहा था कि वह अपना खून दिखाए, ताकि उस भटकती हुई रूह को सही दिशा में भटकाया जा सके। इसके बाद सांगांग उससे एक खास फेवर मांगती है। वह खुलकर कहती है कि वह सिर्फ तब तक ही महल में रह सकती है जब तक इन आत्माओं का यह मेला खत्म नहीं हो जाता। इसलिए वह गूचौन से गुजारिश करती है कि यह पूरी कहानी, यह ड्रामा कुछ और दिनों तक चलता रहे, ताकि उसे महल में रुकने का थोड़ा और वक्त मिल सके। उसका असली इरादा यहां से जाने से पहले किसी एक इंसान की जान लेना है। कूचौन सीधा बिना लाग लपेट के पूछता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे इसमें क्या फायदा होगा? सांगांग सच उगलती है। एक बार कोई इस महल में कदम रख दे, वह कहती है, उसका जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन है। राजा हमेशा डरता रहता है कि महल के काले राज कहीं बाहर लीक ना हो जाएं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें महल से सुरक्षित और जिंदा बाहर निकलने का रास्ता दूंगी। फिर गूचौन उससे एक दूसरा सवाल पूछता है कि आत्मा लोक में होते हुए सांगांग ने उसकी घंटी की हल्की सी आवाज कैसे सुन ली थी, क्योंकि जब गूचौन ने घंटी बजाई थी, उसे खुद यकीन नहीं था कि सांगांग तक वह आवाज सच में पहुंच भी पाएगी या नहीं। सांगांग बताती है कि गूचौन की ही तरह उसके अंदर भी भगवान की दी हुई एक खास अलौकिक शक्ति है। वह अपने आसपास मौजूद आत्माओं को महसूस कर सकती है। जब वह छोटी बच्ची थी, तब वह अजीब सी डरावनी आवाजें सुना करती थीं, जो महल के एक सुनसान, जर्जर और भूले बिसरे कमरे से आती थी। जब वह धीरे से अपना कान दीवार से लगाती तो उसे एक भयंकर गरज सुनाई देती थी, जो किसी आत्मा की थी। उस आत्मा ने एक बार उसे एक पहेली सुनाई थी। सांप ने केंचुल ने ड्रैगन के बच्चे को मार डाला है। सांगांग समझाती है कि इसका मतलब क्या होता है। ड्रैगन का बच्चा यानी राजा की अपनी संतान, और सांप केंचुल यानी एक पुराना बहुत खतरनाक दुश्मन। इसलिए सांगांग का मानना है कि यह सांप केंचुल असल में उसी तालाब वाली आत्मा की तरफ इशारा करता है। अगर वह दोनों किसी तरह उस आत्मा से सीधा संपर्क कर पाते, तो राजा के मरे हुए बच्चों और उस डरावने श्राप की पूरी सच्चाई एक झटके में सामने आ सकती थी। यही बातें हो ही रही थीं कि अचानक गूचौन को कमरे की दीवार के एक छोटे से छेद से कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। बिना देर किए वह अपनी झोली से एक केक का टुकड़ा निकालता है और वहीं रख देता है। पलक झपकते ही एक भूत उसे निगल लेता है। यह नजारा देखकर गूचौन खुद हैरान रह जाता है। फिर वह केक का एक और टुकड़ा थोड़ी दूर रख देता है और धीरे धीरे शर्माते हुए एक छोटे बच्चे की मासूम रूह केक लेने बाहर आती है। वह आत्मा देखने में किसी छोटे से जानवर जैसी लगती थी, बिल्कुल प्यारी और बेकसूर।
फिर भी गूचौन एक पल भी देर न करते हुए सांग गांग के साथ फौरन वहां से निकल जाता है, क्योंकि यह बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वह आत्मा मासूम लगती है। असलियत में ऐसी आत्माएं इंसानों की पॉजिटिव एनर्जी चूस कर ही अपनी ताकत बढ़ाती हैं। अगर वे दोनों वहीं रुके रहते तो यह नन्ही सी आत्मा दोनों से उनकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी छीन लेती। इसलिए सांगांग गूचौन को तुरंत वहां से दूर ले जाती है और सीधा उसके नए कमरे में ले जाती है। राजा गूचौन के काम से खुश हो चुका था, इसलिए उसे पहले से थोड़ा बेहतर और बड़ा कमरा दिया गया था। लेकिन जैसे ही गूचौन अपने नए कमरे में पहुंचा, उसने वही जानवर जैसी आत्मा को दीवार पर चढ़ते देखा जो खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। घबराकर उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन जब सांगांग खिड़की खोलती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। गूचौन अपनी चिंता जाहिर करता है, कहता है कि भले ही राजकुमार को फिलहाल थोड़ी राहत मिल गई हो, अगर उस तालाब से वह भयानक आत्मा दोबारा उस पर काबिज हो गई तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और गूचौन की यह आशंका जल्द ही सच साबित होती है, क्योंकि राजकुमार फिर से गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। दरबार के मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि नियम के अनुसार जब तक राजकुमार ठीक नहीं हो जाता, तब तक राज परिवार के किसी रिश्तेदार को क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया जाना चाहिए। राजा के अपने ही नियमों में यह तय था कि जैसे ही राजा का कोई भी बेटा बड़ा हो जाए, उसे राजकुमार बनाया जाना चाहिए, ताकि अगर राजा को कुछ हो जाए तो सिंहासन तुरंत संभाला जा सके। लेकिन यह सलाह सुनते ही राजा का खून खौल जाता है। उसे पूरा यकीन था, एक जिद की तरह, कि उसका बेटा जरूर जिंदा रहेगा, कोई भी कीमत पर। अगले दिन गूचौन और सांगांग रानी माता से मिलने जाते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात इतनी आसान नहीं थी। रानी माता की खास सेविकाएं, दरबारी औरतें बार बार आकर उनसे उनके आने की वजह पूछती रहती हैं। दोनों धीरे धीरे चिड़चिड़ाने लगते हैं, क्योंकि बार बार इन सवालों के जवाब देना थका देने वाला काम था। इसी बीच पता चलता है कि एक और खतरनाक भूत, जो एक सांप का रूप धारण किए हुए था, महल के आसपास खुलेआम घूम रहा था। इसी हंगामे के बीच सांगांग की नजर अचानक महल में अपनी असली दादी पर पड़ती है और वह तुरंत छुप जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह यहां मिल जाएंगी। यह देखकर गूचौन उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक रानी मां को तो सांगांग की दादी होनी चाहिए थी। यह दादी कोई और कैसे हो सकती है? तब सांगांग महल की एक चौंका देने वाली सच्चाई खोलती है। वह खुलासा करती है कि उसका पिता यानी राजा रानी मां का असली जैविक बेटा है ही नहीं। सांगांग की असली दादी पिछले राजा की रानी मां की अपनी कन्या थी और मौजूदा राजा उसी की कोख से पैदा हुआ था। 3 दशक पहले जब रानी मां के सभी बेटे एक एक करके मारे गए थे, तब सिंहासन गहरे खतरे में पड़ गया था। उस वक़्त मौजूदा राजा ही पिछले राजा का अकेला जिंदा वंश था। हालांकि असल में वह सिंहासन का सही वारिस था ही नहीं, क्योंकि सिंहासन का सच्चा हकदार सिर्फ राजा और मुख्य रानी के सगे बेटों को ही होता था। फिर भी मजबूरी में उसे सिंहासन पर बैठना पड़ा। लेकिन जब वे अपनी यात्रा से लौटे, उसी रात रानी मां के महल पर एक बहुत ही भयानक आत्मा ने हमला कर दिया। सांगांग तुरंत गूचौन को जगाती है और उसके साथ महल के उस पुराने टूटे फूटे भंडार घर की तरफ दौड़ती है। सांगांग को लगता है कि यह हमला उस भंडार घर में छुपी एक आत्मा की वजह से हुआ है, वही जगह जहां उसने बचपन में उस रहस्यमयी आत्मा की आवाज सुनी थी। सांगांग गूचौन को बाहर रुकने को कहती है और अकेली अंदर चली जाती है। अंदर बहुत सी चीजें बिखरी पड़ी थीं, कुछ जलकर राख हो चुकी थीं। सांगगांग वहां मौजूद आत्माओं से पूछती है कि असल में हुआ क्या था। कुछ ही देर बाद एक आत्मा उसके कान में आकर फिर वही बात फुसफुसाती है। सांप केंचुल ने ड्रैगन के बच्चे को मार दिया। और यहीं से सांगांग को वह गहरा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। असल में 3 दशक पहले यह मासूम आत्माएं खुद एक बहुत ही भयानक और निर्दयी घटनाक्रम की शिकार थीं। जब राज परिवार का एक बच्चा मर गया था, तो रानी मां ने शक के चलते कई महल की नौकरानियों को बंधक बनाकर इसी कमरे में बंद कर दिया था। वजह यह थी कि किसी ने चालाकी से दीवार पर लिख दिया था कि रानी मां खुद उस बच्चे की मौत की जिम्मेदार है। रानी मां और उनकी खास नौकरानी लेडी जांग इस बात पर सख्त शक करती थीं कि इनमें से ही किसी नौकरानी ने यह लिखा होगा, इसलिए उन्हें भयंकर सजा दी गई।
जब तक वह अपना जुर्म कबूल नहीं करती उन्हें एक बूंद पानी तक नहीं दिया जाएगा। जब सब भूख प्यास से मौत की सीमा पर पहुंच चुकी थीं, तब उन पर एक और भरमनाक जुल्म हुआ। उन्हें कमरे के बाहर जलाई गई आग में जिंदा जला दिया गया। उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद करने के लिए उनकी जली हुई हड्डियों को मिट्टी के बर्तनों में भरकर जमीन के नीचे दफना दिया गया। लेकिन कल रात किसी ने उन बर्तनों में से एक को तोड़ दिया और एक आत्मा को आज़ाद कर दिया। वही आज़ाद हुई आत्मा रानी माँ के महल पर हमला कर गई थी और सांगांग को यह सारा खौफनाक राज फांश कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि महल के अंदर एक तीसरी पार्टी भी है जो रानी माँ और राजा दोनों को खत्म करके सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। वहीं रानी माँ को पूरा शक है कि राजा ने खुद ही उस आत्मा को छुड़ाया है ताकि उसके लिए मुश्किलें खड़ी की जा सकें, क्योंकि उन मटकों में कैद आत्माओं का राजा के किसी काम आने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। ये सच जानने वाले बहुत कम लोग थे। रानी माँ को हमेशा से राजा से एक गहरी शिकायत रही है, क्योंकि वह उसका असली बेटा नहीं था। उसने अपने ही परिवार के एक छोटे बेटे को राजा का वारिस चुन रखा था और उसे जल्द ही औपचारिक रूप से घोषित भी करना था। लेकिन राजा चाहता था कि उसका अपना बेटा ही सिंहासन पर बैठे। रानी माँ को शक था कि यही पुरानी दबी हुई रंजिश है जिसकी वजह से राजा उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। तभी सांगांग वहां आती है और गू चौन को वह सब कुछ बता देती है जो उसने आत्मा से सुना था। गू चौन बिना वक्त गंवाए उन आत्माओं का सामना करने की तैयारी शुरू कर देता है। वह कहता है कि यह आत्माएं अपनी बदले की आग में अंधी होकर महल के बेकसूर लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगी। इसीलिए उन्हें इस भयानक श्राप से आजाद करना होगा और दूसरी दुनिया भेजना पड़ेगा। इस बीच रानी मां मंदिर में पूजा कर रही थी, बेखबर कि उस पर कैसा खतरा मंडरा रहा है। गू चौन तुरंत सांगांग को हुक्म देता है कि वह हड्डियों का पाउडर लेकर सीधा मंदिर पहुंचे। फिर गू चौन खुद आत्मालोक में उतर जाता है और सीधा मंदिर की तरफ बढ़ता है। तब तक सारी आत्माएं पूरी तरह आजाद हो चुकी थीं। रानी मां की बेपनाह क्रूरता का बदला लेने के लिए वह सब एक साथ उस पर टूट पड़ती हैं। गू चौन ठीक वक्त पर पहुंचता है और आत्माओं के बीच एक भयंकर जानलेवा जंग छिड़ जाती है। इसलिए उन्हें शुरू कर देना। वह अपनी तलवार से लगातार वार करता है, लेकिन यह आत्माएं उसके लिए किसी भी तरह रुकावट नहीं बनती। तो गू चौन अपनी असली योजना शुरू करता है। वह अपनी घंटी बजाता है ताकि सांगांग को सचेत कर सके और अपनी जगह बता सके। उसके इशारे पर सांगांग हड्डी का पाउडर पानी में मिलाकर सीधा भूतों पर फेंकती है। पाउडर लगते ही आत्माओं को असहनीय दर्द होता है और वह कमजोर पड़ने लगती हैं। लंबी और डरावनी जंग के बाद आखिरकार वह आत्माएं जमीन पर गिर पड़ती हैं। गू चौन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें उस क्रूर श्राप से मुक्त करता है और उन्हें शांति से दूसरी दुनिया में भेज देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जब सांगांग रानी मां के सामने खड़ी होती है, उसे अचानक एहसास होता है कि एक आत्मा अब भी उसका गला घोंट रही है। वह आत्मा रानी मां के जरिए बताती है कि वह बेकसूर थी और उसने दीवार पर वह कुछ भी नहीं लिखा था। उन्हें बस इसलिए बेरहम तरीके से मारा गया क्योंकि वह 30 साल पहले उसी वक्त वहां मौजूद थी जब एक नौकरानी तालाब में कूद गई थी और उसने उस लड़की की भयानक श्राप वाली चिल्लाहट सुन ली थी। गू चौन उस आत्मा से रानी मां की पूरी काली कहानी सुनता है। आत्मा बदला लेने के लिए रानी मां का गला घोंटना चाहती है, लेकिन गू चौन उसे रोकता है और समझाता है कि कुदरत खुद उन लोगों को सजा देती है जो इस दुनिया में गलत काम करते हैं, इसीलिए किसी की जान लेने की जरूरत नहीं। इसी के साथ गू चौन आखिरी आत्मा को भी शांति से दूसरी दुनिया भेज देता है। इतनी ताकतवर आत्माओं से एक साथ लड़ने के बाद गू चौन की पूरी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वह बहुत कमजोर पड़ चुका था। इसलिए सांगांग तुरंत तालाब की तरफ दौड़ी, रस्सी पकड़कर गू चौन को पानी से बाहर खींच लाई। होश में आने के बाद भी गू चौन पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। बिना कुछ सोचे समझे उसने अचानक सांगांग का गला घोंटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने गला दबाना छोड़ दिया और खुद फिर से बेहोश हो गया।
कू चौन को आराम करने छोड़कर सांगांग सीधा राजा के पास जाती है और उसे नमक के गोदाम में मौजूद भूतों के बारे में सब कुछ बताती है। राजा बहुत खुश होता है जब वह सुनता है कि सांगांग ने उन सभी 13 भूतों की असली पहचान पता कर ली है। फिर सांगांग राजा से एक तीखा और कड़वा सवाल पूछती है। वह महिला कौन थी जो अब भी हाल ही में तालाब में डूब गई थी? यह सुनते ही राजा का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह सांगांग को सख्त लहजे में ऐसा सवाल दोबारा न पूछने की चेतावनी देता है। लेकिन सांगांग जोर देकर कहती है कि भूत की पहचान जानना उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। राजा गुस्से में उसे डांटता है और चेतावनी देता है कि इस बारे में दोबारा एक भी शब्द न बोला जाए और बिना पहचान जाने ही तालाब वाली आत्मा से निपटने का हुक्म दे देता है। उसने गूचौन को भी तालाब की उस आत्मा के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। सांगांग वापस आती है और सीधा गूचौन के कमरे में चली जाती है। इस बार गूचौन पहले से कहीं ज्यादा वक्त ले रहा था ठीक होने में। सांगांग उस पर सवाल दागती है। तालाब से बाहर निकलने के बाद तुमने मुझे क्यों धमकाया था? गूचौन को उस पल की कोई याद ही नहीं होती। वह बताता है कि जब वह आत्माओं से लड़ रहा था तो उसने अपने शरीर की पूरी पॉजिटिव एनर्जी खो दी थी, जिसकी वजह से वह काफी हद तक खुद भूतों जैसा बन गया था। इसलिए जैसे ही वह पानी से बाहर आता है कुछ वक्त के लिए अपनी पूरी होशो हवास खो देता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। फिर गूचौन सीधा पूछता है, तुम इस महल में किसकी जान लेना चाहती हो? आंसुओं से भरी आंखों के साथ सांगांग कहती है, मैं उस शख्स को मारना चाहती हूं जिसने मेरी मां को मारा था। वह बताती है कि जब वह छोटी बच्ची थी तब उसने नमक के भंडार कक्ष से आत्माओं की चिल्लाहटें सुनी थीं और अपनी मां के साथ यह बात साझा की थी। जब महारानी मां को इस बात का पता चला तो उन्होंने झूठा इल्जाम लगाकर सांगांग की मां को दोषी ठहराया और उसे बहुत ही बेरहम तरीके से मौत की सजा दे दी। सांगांग राजा के पास भागी और अपनी मां की जान बचाने की गुजारिश की, लेकिन राजा ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तब सांगांग ने सच बताया कि वह डरावनी आत्माओं की आवाजें उसकी मां ने नहीं बल्कि खुद उसने सुनी थी। यह सुनते ही राजा ने तुरंत सांगांग का मुंह दबा दिया और उसे सख्ती से कहा कि वह यह बात कभी किसी को न बताए, क्योंकि अगर यह पता चल गया कि खुद उसकी बेटी आत्माओं को सुन सकती है तो यह राज परिवार के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। फिर राजा और रानी मां ने सांगांग और उसकी मां को महल से बाहर निकाल दिया, लेकिन उनकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में सांगांग की मां को बेरहम तरीके से जहर देकर मार दिया गया। सांगांग वापस महल लौट आई है सिर्फ इसलिए कि वह इस भयानक कत्ल का बदला ले सके। लेडी जांग का राज, लेकिन फिलहाल उन्हें पहले उस खतरनाक आत्मा की असली पहचान पता करनी थी जो तालाब में रहती है। इसीलिए वह चोरी छिपे लेडी जांग के कमरे में घुसते हैं, जो क्वीन मदर की खास नौकरानी है। गूचौन कमरे में नकली खून से हाथ और पैर के निशान बनाता है ताकि लेडी जांग को उस भूत से डरा सके। वह अपना काम खत्म करने ही वाले होते हैं कि अचानक लेडी जांग कमरे में आ जाती हैं। सांगांग तुरंत एक अलमारी के पीछे छुप जाती है, लेकिन गूचौन के पास छुपने का कोई मौका नहीं होता। लेडी जांग अपने कमरे में एक अनजान इंसान को देखकर गुस्से में आ जाती हैं और सैनिकों को बुलाने की धमकी देती हैं। तभी गूचौन उसे डरा देता है, कहता है कि तालाब का वह भयानक भूत इस कमरे में आ गया है और फर्श पर लगे खून के दाग दिखाता है। इसी बीच सांगांग अलमारी के अंदर से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है, जिससे लेडी जांग और ज्यादा डर जाती हैं। फिर गूचौन को पता चलता है कि वही छोटा जानवर जैसा भूत भी वहां आ चुका है। गूचौन शुरुआत में उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मासूम भूत उल्टा उनकी मदद करता है। वह लेडी जांग को अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि सच में कमरे में कोई भूत है, और वह डर के मारे तुरंत बेहोश हो जाती हैं। होश आने के बाद दोनों लेडी जांग को समझाते हैं कि तालाब वाली आत्मा को तब तक मिटाना नामुमकिन होगा जब तक उसकी मौत के पीछे का सच सामने नहीं आता। डर के मारे लेडी जांग आखिरकार वह काला सच खोल देती हैं। सबसे काला अध्याय वह बताती हैं कि वह भूत पहले की एक रानी की दासी थी, जो पूरे महल की सबसे खूबसूरत औरत हुआ करती थी। इसलिए वह उस वक़्त के राजा की सबसे पसंदीदा संगिनी बन गई थी और उसके बच्चे की मां भी। लेकिन अचानक महल में अफवाहें फैलने लगीं कि वह दासी एक गार्ड के साथ अफेयर कर रही है। यह सुनते ही रानी मां ने चौकीदार को कैद करके उसे यातना देना शुरू कर दिया। यातना से तंग आकर चौकीदार ने झूठा कबूल कर लिया कि नौकरानी के पेट में जो बच्चा था
वह उसका ही था। तब रानी माँ ने गर्भवती नौकरानी को भी भयानक यातनाएं दी, जिसकी वजह से उसके गर्भ में पलता हुआ बच्चा मर गया। गहरे सदमे और गुस्से में वह औरत एक तालाब में कूद गई और खुदकुशी कर ली। मरते हुए अपनी प्रतिज्ञा दी, वह राजा की पूरी वंश वेल मिटा देगी। उसकी मौत के बाद उसे देशद्रोह का झूठा इल्जाम लगाकर उसका दाह संस्कार तक नहीं किया गया। बस इतना ही था जो लेडी जांग को पता था। इस जानकारी के साथ जैसे ही वह वापस लौटे, सांगांग और गूचौन इस बात पर चर्चा करते हैं कि उस आत्मा से कैसे निपटा जाए। गूचौन समझाता है कि अगर आत्मा की कब्र या उसका कोई पुराना सामान मिल जाए तो उसे दूसरी दुनिया भेजना काफी आसान हो जाएगा। रास्ते में अचानक गूचौन की नजर एक पुराने कुएं पर पड़ती है और वह अचानक रुक जाता है। जब सांगांग पूछती है क्या हुआ, तो गूचौन सवाल टाल जाता है और कुछ नहीं बताता। वह चुपचाप अपने कमरे लौट जाता है। कुछ देर बाद गूचौन सांगांग को एक बड़ा खतरा बताता है। वह कहता है, अगर मेरी आत्मा जगत में लड़ते लड़ते अपने शरीर से बहुत ज्यादा दूर चली गई तो वह अपना रास्ता भूल जाएगी और वापस अपने शरीर में नहीं आ पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी हमेशा के लिए एक भटकती हुई आत्मा बन जाऊंगा, और अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं इस राजा को मार डालूंगा, क्योंकि उसने मुझे इस मौत के खेल में धकेल दिया। सांगांग उसे चेतावनी देती है कि राजा को मारने के बारे में सोचना भी देशद्रोह है, और अगर राजा को इसकी खबर मिल गई तो वह उसे मौत की सजा दे देगा। लेकिन गूचौन को राजा की कोई इज्जत नहीं थी। तभी एक नौकरानी आती है और सांगांग को बताती है कि उसकी दादी ने उसे बुलाया है। सांगांग अपनी दादी से मिलने चली जाती है। यही दादी थी जिसने उसे बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया था, और यह कई सालों बाद पहली बार था जब वे महल से निकाले जाने के बाद फिर से मिल रहे थे। इसी बीच रात के घने अंधेरे में गूचौन अकेला उस सुनसान कुएं के पास पहुंचता है। जैसे ही वह कुएं के पास जाता है, उसके बचपन का एक भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने कौंध जाता है। कुएं के अंदर से एक अदृश्य अनजानी ताकत उसे जकड़ने लगती है, जो उसे उस गहरे पानी में कूदने के लिए उकसाती है। गूचौन तुरंत समझ जाता है कि इस कुएं में एक बहुत ही शक्तिशाली और खौफनाक आत्मा छुपी हुई है, और शायद उसका अपना अतीत भी। तो दोस्तों, यह था एपिसोड 2 का वह हिस्सा जहां सच झूठ ज्यादा भयानक निकला और खून का रिश्ता एक नए राज में बदल गया। सांगांग का दर्द, रानी माँ की क्रूरता, और अब वह पुराना कुआं जो गूचौन के अपने बचपन से जुड़ा हुआ लगता है। यह सब कुछ सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी पुश्तों पुरानी खून की प्यास है जो अभी तक बुझी नहीं। अब देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या यह रहस्यमयी चीजें यहीं बंद हो जाती हैं, या उस पुराने कुएं के अंदर गूचौन का अपना ही अतीत छुपा है जो उसे हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगला खौफनाक एपिसोड आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी। अपना ख्याल रखना।